हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल एक और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा, हम डेली आपको जी के जी एस के 10 प्रश्न कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताते हैं। बेटा, नाम के 10 प्रश्न है पर कम से कम आपको 40 प्रश्न इस वीडियो में कराए जाएंगे। और बेटा, यूपीएससी और पीसीएस लेवल की जी के आप जब खुद करोगे तो आपको खुद पता पड़ जाएगी। बेटा, आप किसी भी एग्जाम में अगर जी के जी एस आती है तो उसके लिए वीडियो ये बहुत महत्वपूर्ण होगी। अब देखो, एसएससी जीडी एमपी पुलिस हरियाणा पुलिस यूपीएसआई एसएससी एमटीएस का जल्दी एग्जाम होने वाला है। तो बेटा उसके लिए तो ये विशेष तौर पर बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी। और बेटा, सभी ना सभी प्रश्न कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में जरूर आए हुए। ऐसा होता है बेटा, यूपीएसआई के एमपी पुलिस में धर देते हैं, ठीक है, एमपी पुलिस के हरियाणा पुलिस में, यानी जीके के एक बार हो गया तो बेटा उन्हें ही रिपीट करते रहते हैं प्रश्नों को। ये देखो बेटा, ये मैंने कल घर के लिए दिया था, ठीक है। तो हमारी दो बच्चों ने इसका आंसर, एक तो निशा जादव ने और एक जयशंकर, ठीक है, इन दो बच्चों ने इसका बिल्कुल सही आंसर बताया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो बेटा, पानी में घुलनशील कौन से हैं? तो आप याद कर सकते हो, बी इसका ठीक हो जाएगा, बी सी, ठीक है। अगर बेटा पूछो पानी में घुलनशील कौन से विटामिन नहीं है तो आप याद कर लेते कीडा, KEDA, यानी जिसमें KEDA हो तो ये है कहाँ है, पानी में घुलनशील नहीं है, ठीक है। तो आप याद कर सकते हो, अगर कहीं के दिखाई देगी, देखो के यहाँ में दिखाई दे रही है, ई मतलब कोई सा एक भी दिखाई दे तो हमारा हो जाएगा। देखो बेटा, इसमें ए दिखाई दे रही है और हाँ इसमें, ठीक है, तो बी सी है जाएगा पूरी तरह से। अगर देखो इसमें डी दिखाई दे रही है और इसमें बेटा है ही है, ए भी है इसमें तो के भी है। तो बात आप समझ लो, कहने का मतलब है KEDA ये है का है पानी में घुलनशील नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा, पानी में कौन सी घुलनशील है? तो बेटा बी सी। चलो बेटा, हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो बेटा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 8, ठीक है। अगर बेटा पूछ जावे मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं तो आप इसे भी याद कर सकते हो, मनुष्य के में कितनी होती हैं, 200 से। अगर बच्चे की पूछी जाए कितनी हड्डियां होती हैं, अस्थियां 300, बच्चों के में 300 और मनुष्य में बेटा 206। देखो बेटा, ये बहुत जबरदस्त प्रश्न है आने वाले एग्जामों के लिए। कोरोना रोग है किस अंग को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करता है जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है? तो बेटा कि सबसे ज्यादा किसे प्रभावित करता है तो आप देख सकते हैं, तो फेफड़े, सी इसका ठीक हो जाएगा आंसर। देखो बेटा, कितना जबरदस्त। भारत में सबसे पहले संविधान सभा का गठन का विचार किसने रखा? तो बेटे, गठन का विचार सबसे पहले किसने रखा था? तो ये रखा था MN राय ने, ठीक है। तो हाँ बेटा, आप कंफ्यूज मत हो जाना। अगर संविधान सभा का सलाहकार अलग होती है, सलाहकार पूछी जावे तो BN राव थे। सलाहकार कौन थे? BN राव। और गठन का विचार MN राय। तो इस दोनों प्रश्नों में आप कंफ्यूज मत हो जाना। अगर सलाहकार पूछा जाए तो BN राव, ठीक है, मैं रिपीट करा रहा हूँ। और आपको गठन करने का विचार कौन ने रखा था? MN राय ने। देखो बेटा, थोड़ा जान लेते हैं। जो भारत में संविधान सभा का गठन का विचार 1934 में पहली बार MN राय ने रखा ना, कब रखा था? 1934 में। देखो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप में संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने व्यस्त मताधिकार आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। तो आप इस फैक्ट को भी याद कर लें। देखो बेटा, आप इस तारीख को याद कर लें। संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? बेटा 1 लाख एग्जामों में आ चुका, ज़्यादा ही, ठीक है। ऐसा मत सोचना एग्जाम कहीं ना कहीं, बेटा आज भी डेली कम से कम कितने कितने एग्जाम होते हैं। तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आते हैं, तो आज के बाद याद कर लो कब अपनाया गया। तो बेटा 4 का आपका हो जाएगा ए, 22 जुलाई 1947, ठीक है। तो आप बिल्कुल इस फैक्ट को याद कर लें, 22 जुलाई 1947 ए इसका ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, सारे फैक्ट बड़े जबरदस्त हैं, सब फैक्ट आपको याद होंगे। देखो बेटा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, ध्यान रखना राष्ट्रीय गान बेटा कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत तथा 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। कितनी जबरदस्त बात है, एक बार फिर रिपीट कर लें।
22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और बेटा राष्ट्रीय गीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 के 3 कार्य है गए, तो आप एक बार फिर रिपीट कर लें। वो कौन कौन से? राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बेटा याद करने का यही तरीका है। जब वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद में फिर माइंड में एक बार दोबारा घुमाना कि राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। फिर रात हो जाए फिर रिपीट करना, फिर सुबह करना तो फिर रिपीट करना। उल्टे सीधे सपने मत सोचो बेटा, इन्हें दिमाग में घुमाओगे तो ऑटोमेटिक चिप की तरह फिट हो जाएंगे आपके दिमाग में। देखो बेटा, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। बेटा यहाँ से भी आपके 4 प्रश्न तैयार हो जाएंगे, चारों बहुत ज़बरदस्त है। बेटा आप याद कर लीजिए, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बेटा इसके थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो अगर हम ये वैसे भी सीधे सीधे एग्जाम में आता है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय, तो आपने पढ़ा होगा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? बेटा सरदार पटेल। देखो इसे भी याद कर लो, भाषाई प्रांत आयोग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बेटा कौन थे? एस.के. डार। ठीक है, तो एस.के. डार। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष जो भारत के राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। बेटा ये थे। ठीक है, तो इस तरह से का सम्मिलित कौन सा हो जाएगा? जैसे बेटा हम देख रहे हैं इस गहकाए संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ए के नीचे 4 आना चाहिए। तो बेटा आप देख सकते हो ए के नीचे 4 बी विकल्प में आ रही है, तो हमारा इस तरह बी ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी, इसके सदस्यों में से कौन एक सही था? तो बेटा इनमें से कौन एक सही था? तो क्या कह रहा है ये? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी, इस सदस्य में से कौन एक था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो बड़े ध्यान से देखना, एक सवाल को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जो संविधान सभा की सभी समितियां, जो 7 समितियां थीं, में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी, तो आप इसे भी याद कर लीजिए। इसके सदस्यों में से कौन एक नहीं था? तो बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो बिल्कुल थे, डॉक्टर एम मुंशी बेटा ये भी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी थे, एन गोपाल स्वामी अय्यर तो बेटा ये भी थे। तो इस तरह तो बेटा इसका डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, डी कौन सा? 1 2 3 यानी चारों, तो बेटा डी बेटा इसका आंसर ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, इसका गठन 19 अगस्त 1947 को हुआ था। आप इसे भी याद कर लें, जो प्रारूप समिति का जो गठन कब हुआ था? 19 अगस्त 1947। इस समिति के 7 सदस्य थे, वो कौन थे? इस प्रकार थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एन गोपाल स्वामी अय्यर और बेटा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर एम के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। ठीक है, तो इन्हें बेटा बी.एल. मित्रा की जगह स्थान लिया। ठीक है, टी.टी. कृष्णाचारी, इन्होंने 1948 में डी.पी. खेदान की मृत्यु के बाद जगह ली। तो आप इन 7 सदस्यों को बिल्कुल याद कर लो, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो, सही से कर रहे हो तो। एक समय पास करने के लिए होता है और बेटा एक तैयारी करने के लिए होता है। देखो बेटा, अधोलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता? बहुत ज़बरदस्त। देखो बेटा हमें इससे बहुत जानकारी मिलेंगी, तो बेटा हमें जानकारी मिलेगी। देखो यहाँ ध्यान से, अधोलिखित में से कौन एक स्वतंत्र निकाय के कार्य करता है? निर्वाचन आयोग जी बिल्कुल करता है, भारत को नियंत्रण एवं महालेखा लेखाकार बिल्कुल करे जी, और संघीय लोक सेवा आयोग जी ठीक ही करे, नीति आयोग बेटा ये नहीं करता है, समझना इस बात को। अधोलिखित में कौन एक स्वतंत्रता निकाय के रूप में कार्य करता है? तो बेटा ये 3 निर्वाचन बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होते हैं, निर्वाचन आयोग, भारत नियंत्रण महालेखा और संघ लोक सेवा आयोग। तो इससे बेटा डी इसका गलत हो जाएगा, यानी कुल मिला के ये तीनों सही हैं। तो इस तरह से इस आंसर इसका सी हो जाएगा, 1 2 3।
बेटा देखो यहाँ से प्रश्न बनता है, ये बहुत टॉप का प्रश्न है। देखो, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है। यानी बेटा कुल मिलाकर इनमें से ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान में नहीं है, अंतर्गत नहीं आता है। तो बेटा बहुत ज़बरदस्त है, तो आप इसे थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखें। बेटा देखो, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, बिल्कुल सही बात है। तो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार संविधान से का मतलब है, ठीक है, संविधान के अंतर्गत नहीं आता है। बेटा वित्त, कौन सा है, वित्त आयोग, तो बेटा ये वित्त आयोग तो आता है संविधान के अंदर, ठीक है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, तो बेटा ये भी तुम्हारा संविधान के अंतर्गत। देखो मेरी बात समझना कि क्या ना, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है, कौन एक जो गैर संवैधानिक निकाय है। तो बेटा इस तरह आपका नौवीं का ये हो गया गैर निकाय की, ठीक है, ये संविधान के अंतर्गत नहीं आता, ये नहीं आता, और बेटा लोकपाल नहीं आता, ठीक है। इस तरह से इसका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा 1 3 4, 1 3 4। तो वित्त आयोग बेटा एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, गैर गैर निकाय नहीं है, आप समझ गए होगे। अरे भगवान, यहाँ से अच्छे का प्रश्न होगा बेटा, ठीक है। जब से मैं 3 साल से मैं कोचिंग करा रहा हूँ, 10 बार तो मैंने रिपीट देख लिया ये प्रश्न, ठीक है, ठीक है, जो कि मैं मोटे मोटे पेपरों को ही देखता हूँ, ठीक है। भारतीय संविधान में किस वर्ष त्रिस्तरीय यानी स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया। बेटा आज के बाद यार बिल्कुल चिप में एक देखो छुपा के बैठा नहीं हो, ठीक है। एक बार भारतीय संविधान में किस वर्ष त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया था, ऐसा पहली बार हुआ था। तो बहुत ज़बरदस्त बात है, 1992। सी इसका आंसर ठीक हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में फैक्ट और देख लेते हैं बेटा इसके। बेटा बहुत ध्यान से देखना, मूल रूप से भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था है, केंद्र व राज्य, और संगठन के संविधान में प्रावधान तथा कोड एवं राज्यों की शक्ति अनवश्य थी। बाद में 1900, ठीक है, 1992 ईस्वी में 73 व 74 में संविधान संशोधन ने 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया था, जो विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। त्रिस्तरीय संविधान बेटा मतलब ग्राम पंचायत के भी चुनाव होने लगे, ठीक है, मानो, ठीक है, तो ग्राम पंचायत लेवल के भी होने लगे। तो बहुत ज़बरदस्त बात है। कब हुआ था ये, 1992 में। याद कर लेना कि संविधान संशोधन में 1973 के सॉरी 73 में, और 74 संविधान संशोधन में, मान 73 में ही बेटा हो गया था। तो आप सन को बिल्कुल याद कर लें। बेटा ये आपके लिए घर के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। बेटा आप इसे गूगल बाबा पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे सर्च करके आप देख लें, अगर सर्च करोगे तो बेटा आपको 2 4 प्रश्न और देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसी लगी हो, तो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर देना। ओके, बाय बाय।